हेलो माय लवली लवली स्टूडेंट्स, आई होप आप सबके एग्जाम्स बहुत बहुत अच्छे जा रहे होंगे। एंड लाइक आपका इंग्लिश ग्रामर का एग्ज़ाम तो हो चुका है, अब लिटरेचर के एग्ज़ाम का बहुत इंतज़ार है। सो लाइक उसमें जो दो पोम आ रहे हैं, वन इज़ डोवर बीच एंड द अदर वन इज़ वी आर द म्यूजिक मेकर्स। सो इसीलिए मैं उसके लिए बना रही हूँ। एंड आई कैन गारंटी अगर आपने ये वीडियो देख ली, आपको इसके अलावा कोई और वीडियो या बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो या लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स जस्ट रीड कि क्या हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोवर बीच को लिखा किसने है, किस पोइट ने लिखा है? सो उनका नाम है मैथ्यू आर्नल्ड। एंड इस पूरे जो हमारा वीडियो उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विथ वर्ड मीनिंग्स, इन डेप्थ वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज थीम, थीम बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जो आ सकता है। थर्ड इज स्टाइल, स्टाइल में हम हर तरीके की चीज़ डिस्कस करेंगे, लाइक लिंग्विस्टिक स्टाइल क्या है, इमेजरी क्या है, विजुअल इमेजरी, ऑडियो इमेजरी एंड एवरीथिंग विल डिस्कस इन डेप्थ। देन मैसेज ऑफ द पोम, क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड टाइटल भी डिस्कस करेंगे। टाइटल में यहाँ पे आई थिंक लिखना भूल गई हूँ, बट टाइटल भी ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। टाइटल ऑफ द पोम डोवर बीच क्यों एप्ट एंड परफेक्ट है। सो येस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक अगर ये वीडियो बहुत लंबा हुआ तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाए। ऑल यू हैव टू डू इस, आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है ताकि उन तक भी ये चीज़ पहुँचे एंड उनको भी बहुत हेल्प हो जाए। सो येस, लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सो फर्स्ट हम पोएट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एग्जिस्टिंग, उनको पता होगा कि मैं कोई भी चैप्टर या पोएम बिना ऑथर या पोएट के बारे में पढ़े नहीं स्टार्ट करती हूँ, चाहे वो एग्जाम में आए या नहीं है, वो इरिस्पेक्टिव है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट पार्ट, या फिर वो इरेलीवेंट है बेसिकली। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट पार्ट कि वो आएगा नहीं आएगा, हम लोग फिर भी इनके बारे में जानेंगे। बिकॉज मैं हमेशा ही एग्जाम्पल देती हूँ कि जब भी आप कोई मूवी देखने जाते हो तो हम लोग को डायरेक्टर के बारे में पता होता है, एंड डायरेक्टर का नाम देख के हम समझ जाते हैं किस तरह की मूवी होने वाली है, राइट। सिमिलरली अगर हमें ऑथर के बारे में, ऑथर की पर्सनल लाइफ के बारे में पता होगा तो हम उनकी स्टोरी या पोम से बहुत रिलेट कर पाएंगे। सो या लेट अस डिस्कस अबाउट हिम। मैथ्यू आर्नल्ड कौन थे? एक इंग्लिश पोएट है, कल्चरल क्रिटिक रह चुके हैं, जिनका काम जो है 19th सेंचुरी के ब्रिटिश पोइट्री में बेस्ट नोन रहा है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा भी है। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ों के बारे में लिखते थे, पर इनका मेजर थीम होता है ना कि एक इंसान का फोटे होता है कि हाँ ये बंदा इसी हिसाब से लिखेगा या इसी टॉपिक्स पे लिखेगा बेसिकली। सो इन्होंने हमेशा नेचर के बारे में, मॉडर्न सोसाइटी के बारे में, मॉडर्न इंस्ट्रक्शन के बारे में, हमेशा अपने पोम में उनका कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट थीम रहता ही है। ठीक है, कि वो नेचर के बारे में कुछ डिफाइन करेंगे, हमारी सोसाइटी जो मॉडर्न हो रही है उसके बारे में डिफाइन करेंगे, कोई मॉरल लेसन उसमें से हम क्या ले सकते हैं वो बताएंगे। एंड इनफैक्ट इस पोम में ये तीनों चीज़ है, नेचर भी है, मॉडर्न सोसाइटी के ऊपर बातें भी होंगी एंड मॉडल इंस्ट्रक्शन भी हमें बताया जाएगा। ओके अब आते हैं इनकी पर्सनल लाइफ में। इनकी मॉम डैड का नाम है थॉमस एंड मैरी पेंसवर्थ, एंड ये इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तो है ना, थॉमस वॉज नेम्ड हेड मास्टर ऑफ द फेम्ड रगबाई स्कूल। बेसिकली इनके जो फादर थे वो प्रिंसिपल थे रगबाई स्कूल के, एंड उनकी पूरी फैमिली वहीं पे शिफ्ट हो गई थी। बिकॉज एज यू नो कि अगर जो भी आपके लाइक ब्रेड अर्नर है फैमिली का, वो जहाँ रहेंगे, उनकी जॉब जहाँ रहेगी, वहीं पे पूरी फैमिली रहती है। सो इनके जो पापा थॉमस थे वो हेड मास्टर थे उस स्कूल की, एंड वो वहीं पे थे, तो पूरी फैमिली वहीं पे शिफ्ट हो गई थी, वहीं पे लाइक इंग्लैंड में। देन 1836 में क्या हुआ था ना, 1836 में इनको विंचेस्टर कॉलेज भेजा गया, बट इवेंचुअली ये वापस आ गए थे रगबाई स्कूल, बिकॉज ही वॉज लाइक कि ही वांटेड टू बी अंडर हिज फादर्स गाइडेंस। इनको अपने पापा के गाइडेंस के अंदर पढ़ाई करनी थी, अलग से नहीं पढ़ना था, तो ये वापस आ गए थे। एंड इनको काफ़ी सारा प्राइजेस मिला इंग्लिश ऐसे राइटिंग में। इनकी पोइट्री एंड राइटिंग बचपन से ही बहुत अच्छी थी, तो इनको काफ़ी सारे प्राइजेस बचपन में मिले थे। सो येस, इससे हमें दिखता है कि इनका जो लाइक शौक है, इनका जो पैशन था फॉर लिटरेचर, वो वहीं पे हमें विजिबल हो रहा है। ओके नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि आर्नल्ड जो है, इनका जो करियर था ये बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड रह चुका है। डिस्टिंग्विश्ड मतलब बहुत ही अच्छा रह चुका है, बहुत ही डिफरेंट रहा है एज अ स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल। ठीक है, मतलब हमेशा इन्होंने, होता है ना कि एक हर किसी से हट के, ही वॉज नॉट अमंग द क्राउड, ही वॉज द डार्क हॉर्स यू कैन से, कि जो डार्क शिप यू कैन से, जो सबसे अलग था, हर सबसे हट के। ठीक है, तो 1841 में क्या हुआ था, उन्होंने बेलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में ओपन स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन लिया। एंड ओपन स्कॉलरशिप क्यों मिला इनको, एज यू नो आपने पिछले साइड में पढ़ा है, इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिलते थे, काफ़ी इनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। सो ऑफकोर्स ये बात है कि स्कॉलरशिप मिलना जायज़ है। आपको कभी किसी स्पोर्ट्स के लिए या किसी आर्ट के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट हो तो। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि इनके पूरे टॉपिक में हमें 3 मेजर थीम देखने को मिलता है, जिसमें नेचर होता है, जिसमें मॉडर्न सोसाइटी के बारे में बात होती है, जिसमें कोई मॉरल लेसन होता है। इनके मॉम डैड का नाम हमने डिस्कस किया, एंड मैरी एंड थॉमस। एंड थॉमस जो इनके फादर है वो स्कूल के हेड मास्टर थे। ये विंचेस्टर कॉलेज में गए, पर इनका वहाँ मन नहीं लगा, अपने पापा के गाइडेंस के अंदर ही पढ़ाई करनी, तो वापस आए। आने के बाद इन्होंने बहुत सारे एसेस वगैरह में इनको बहुत अवार्ड्स मिले, एंड इवेंचुअली 1841 में वो बेलियल कॉलेज में गए ऑक्सफोर्ड में थ्रू एन ओपन स्कॉलरशिप, अपने मेरिट पे गए। इनकी फादर की जो है वो डेथ हो जाती है 1842 में बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज़, कोई हार्ट डिजीज़ थी उनको।
एंड उनकी पूरी फैमिली फिर अपने वेकेशन होम जो उनका एक्चुअल घर है फॉक्सहॉम वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ, वो ग्रेजुएट करते हैं ऑक्सफोर्ड से विद सेकंड क्लास ऑनर्स डिग्री इन लिटरेरी ह्यूमैनिटीज और व्हाट वी नो एज क्लासिक्स, मतलब इनका सेकंड क्लास आता है तो मतलब 50-60% आप समझ लो। एंड इवेंचुअली उसके बाद ही वेंट ऑन टू टीच ब्रीफली ड्रग बाय, देन वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, वहाँ उन्होंने पढ़ाया। देन वहाँ पे ओरियल कॉलेज में ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर, वहाँ पे इलेक्ट हो गए। पर 1847 में बेसिकली इनका सारा यहाँ पे अचीवमेंट्स मैंने मेंशन किया है। ही वॉज नेम्ड प्राइवेट सेक्रेटरी टू लॉर्ड लैंसडोन, लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, मतलब इनके अचीवमेंट्स को डिस्कस किया गया है। इतना कुछ होने के बाद आफ्टर ऑल दिस 1851 में इनको इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो अब देखिए अच्छी जॉब लग गई है, अच्छा काम हो गया है, तो उसके बाद क्या उन्होंने अपनी फैमिली स्टार्ट करने की सोची। सो आर्नल्ड गॉट मैरिड टू फ्रांसिस लूसी एंड इन फ्यूचर ही हैड 6 चिल्ड्रन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, इवेंचुअली इनका करियर काफ़ी डिस्टिंग्विश रहा है, काफ़ी डिफरेंट रहा है। बेलियल कॉलेज में इनको स्कॉलरशिप के थ्रू एंट्री मिली, फादर की डेथ हो गई ड्यू टू हार्ट डिजीज़, फैमिली पूरा अपने वेकेशन होम में शिफ्ट हो जाती है। इनको सेकंड क्लास ग्रेजुएशन इनका कंप्लीट हुआ। उसके बाद कुछ कुछ इनके अचीवमेंट्स रही है एंड इवेंचुअली वॉज इलेक्टेड एज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। एंड फिर इनकी शादी होती है फ्रांसिस लूसी से एंड इनके 6 बच्चे होते हैं। ठीक है, 6 चिल्ड्रन। अब ये जो बात है ना, इनकी जब शादी होती है, शादी के बाद ऐसा कहते हैं कि ये अपनी वाइफ के संग हनीमून पे गए थे, इंग्लैंड में किसी होटल में थे एंड वहीं पे उनके सामने डोवर बीच था। ठीक है, सो जो आप पढ़ोगे डोवर बीच वो एक्चुअली एक बीच है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, विच इज़ नोन एज स्ट्रेट ऑफ डोवर। सो उस समय की बात है जब शादी हो गई थी। नीचे आपने देखना मैंने इटैलिक्स में मेंशन भी किया है, इट वॉज अराउंड दिस टाइम दैट आर्नल्ड वाइल ऑन हिज हनीमून एट डोवर हैज़ द आइडिया फॉर हिज मोस्ट फेमस पोम डोवर बीच, which depicts the decline of religious faith in England using the metaphor of a retreating tide। ठीक है, तो उस समय में जब वो हनीमून पे थे एंड उस वक्त ना डोवर बीच का आइडिया इनको आया, जो एक्चुअली ये जिस एरा की बात कर रहे हैं उसे विक्टोरियन एरा भी कहते हैं, जो कि 1850 से लेके 1900 के बीच में था। तो इस दौरान ना काफ़ी सारे लोगों के जो बिलीव्स थे कम्प्लीटली साइंटिफिक हो रहे थे, बिकॉज काफ़ी सारे साइंटिस्ट आके अपने अपने बिलीव्स बता रहे थे, वो हर चीज़ का प्रैक्टिकल रीज़न दे रहे थे, राइट। सो व्हाट हैपेंड, लोगों को लग रहा था कि जो उन्होंने रिलीजियस थिंग्स पढ़ी है, जो बुक्स में लिखा हुआ है एंड एवरीथिंग, वो तो कम्प्लीटली फेक है। स्पिरिचुअलिटी बोल के, ऑलमाइटी बोल के ऐसा कुछ है ही नहीं। सो इवेंचुअली वो लोग सबको ना टोटल हर चीज़ में साइंटिफिक बातों पे बिलीव करने लग गए थे। तो जैसे कि हम इंग्लिश में से हम पढ़ते हैं कि नथिंग इन एक्सेस इज़ गुड या हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। सो क्या होता है ना, जब उनको वो नॉलेज मिल रही थी तो या तो आप इसको बैलेंस आउट करोगे, राइट, कि आप मॉडर्न भी रहोगे और साथ ही साथ अपने रिलीजियस बिलीव्स को भी मानोगे। पर कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने, कि कम्प्लीटली अपने रिलीजियस बिलीव्स को अबेंडन कर दिया एंड उन्होंने क्या फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, दे स्टार्टेड फॉलोइंग दिस पार्ट, व्हाट यू कॉल इट, मतलब मॉडर्निज्म एंड एवरीथिंग इज साइंटिफिक एंड ऑल दैट, सो ये सारी चीज़ें होने लग गई थी। तो देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जो क्राउड को फॉलो करते हैं, उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनका सब कुछ रिलीजियस बिलीव्स या ये सब चीज़ चेंज हो जाए या उन्हें उनकी लेगेसी खत्म हो जाए, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता है। बट कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग होते हैं जिन्हें फ़र्क पड़ता है कि उनकी लेगेसी, उनका जो भी कास्ट या जो भी गॉड है एंड एवरीथिंग, वो एटलीस्ट इंटैक्ट रहे। आप मॉडर्न हो बट दैट डजेंट मीन कि आप सब कुछ अपना एवरीथिंग भूल जाओ, कि कहाँ से आप आए हो, कहाँ से आपकी अपब्रिंगिंग है। सो ये जो सेक्शन ऑफ लोग हैं, सो मैथ्यू आर्नल्ड सेकंड सेक्शन से बिलोंग करते थे, कि ही वॉज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट द लेगेसी ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड ऑल दैट, कि अगर सब ऐसे हो जाएंगे तो कोई भी भगवान पे बिलीव नहीं करेगा, अपने रिलीजियस थॉट्स बिलीव्स ऐसे ही वैनिश हो जाएंगे इन फ्यूचर। सो वो बहुत टेंशन में थे उस वक्त एंड उसी दौरान उनको ये डोवर बीच के ऊपर एक पोम लिखने का ख्याल आया। ठीक है, इसीलिए हमने इनकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ यहाँ पे इवेंचुअली सीक्वेंस वाइज डिस्कस किया ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, अब देखिए लिखने के बाद इन्होंने इसको काफ़ी सालों तक पब्लिश नहीं किया था। ही वुड नॉट पब्लिश द पोम अंटिल 1867, बल्कि इट वॉज इन 1867 टू दैट ही बिगैन पब्लिशिंग अ सीरीज ऑफ एसेज दैट वुड बिकम हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रोज वर्क, कल्चर एंड अनाकी। सो व्हाट हैपेंड, वो ना ऐसे भी पब्लिश नहीं करते टिल अंटिल 1867, उन्होंने किया ही नहीं था। होता है ना कभी कभी हमें पता नहीं होता है कि आप जो लिख रहे हो पब्लिश करने लायक है, फॉर नंबर ऑफ रीजंस हम नहीं कर पाते वो चीज़। सो आज के टाइम पे हमें हर चीज़ का हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, पर बैक देन इट वाज नॉट लाइक दैट, कि उनको पता हो कि ये करना ठीक है नहीं है, तो कुछ कैलकुलेशंस रहे होंगे उनके खुद के भी। सो उन्होंने सिर्फ लिखा पर पब्लिश नहीं किया। सो इवेंचुअली जब उन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट किया, काफ़ी सारी चीज़ें एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलोइंग इनटू लाइन, एक हर चीज़ उनको बहुत व्हाट यू कॉल इट अप्रिसिएशन मिलने लग गया, यू कैन से। ओके,
So what happened? However, Arnold's greatest work was as a writer. Though he published his first book of poetry, The Strayed Reveller, in 1849, his literary career really took off in 1852. So इनका जो भी ये जो लिटरेरी करियर था वो टुक ऑफ किया, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीड ले लिया था 1852 में, जब वो और पोइट्री के वॉल्यूम्स करना स्टार्ट कर दी थे। देखो राइटर में क्या होता है ना, आप सब कुछ लिखते हो, आप स्टोरीज भी लिखते हो, आप पोम्स भी लिखते हो, आप कॉलम्स भी लिखते हो, आप हर चीज़ कर सकते हो। बट एक होता है ना कि आपका नाम किस वजह से, आपको किस लिए जाना जाता है। सो इनको जाना जाता था बिकॉज ऑफ हिज पोम्स। ओके, तो उन्होंने सेकेंड वॉल्यूम पब्लिश किया, उसमें एक वर्ड्स ड्रामा था, एम्पीडोकल्स ऑन एटना। दो ही गार्नर्ड द मोस्ट अटेंशन फॉर द पोइट्री विच ही कंटिन्यूड टू राइट अंटिल हिज डेथ। एज आई हैव टोल्ड यू कि इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बट इनका जो एक फोटे होता है ना जिसकी वजह से ये फेमस थे, वो इनके पोएम्स में था। ठीक है, लास्ट इनकी डेथ होती है 1888 में ड्यू टू हार्ट फेलियर। एंड जैसे कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इनके फादर को भी लाइक हार्ट डिजीज़ थी। सो इनकी भी जो डेथ होती है, इनको भी हार्ट फेलियर हो जाता है। एंड वो भी कब होता है, जब वो जा रहे होते हैं लाइक ट्राम या कुछ पकड़ने के लिए। वो ही वॉज ऑन द वे एंड वाइल रशिंग टू कैच अ ट्राम, एज आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सो बेसिकली इनकी डेथ वैसे हो जाती है। ठीक है, कि वो जा रहे होते हैं ट्राम पकड़ने के लिए ना, ऑन द वे इनका हार्ट फेल हो जाता है। सो लेकिन देखिए इंसान मरता है पर उसका काम जो है वो हमेशा अमर रह जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने इनके बारे में यही पढ़ा, वो तो नहीं है बट उनका जो वर्क है जो उन्होंने लिखा है वो आज भी हम पढ़ रहे हैं। एंड इट्स रियली टू गुड। ठीक है, सो और ये पोएम सच्ची में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगने वाली है। ओके, अच्छा मैंने एक चीज़ डिस्कस नहीं की, सो सॉरी, कि इनका बर्थ डेट शायद मैंने मेंशन नहीं किया। आई थिंक लेट मी चेक, मैंने एडिट करना भूल गई हूँ शायद। ओके या मैंने नहीं मेंशन किया है। सो लेट मी टेल यू, इनका बर्थ डेट है 24 दिसंबर 1822। 24 दिसंबर 1822 इनकी बर्थ डेट है, और इनकी डेथ डेट है 15 अप्रैल 1888। 24 दिसंबर 1822 इनकी बर्थ डेट है एंड 15 अप्रैल 1888 इनकी डेथ डेट है। ओके, तो रफली हमने क्या पढ़ा, इनके थीम्स पढ़े, इनके मॉम डैड का नाम पढ़ा, फादर इनके प्रिंसिपल थे, जिस स्कूल में उस स्कूल में ये भी पढ़ते थे, पर बाद में विंचेस्टर कॉलेज गए, वहाँ इनका मन नहीं लगा, ये वापस आ गए अपने फादर के पास। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले फॉर हिज राइटिंग। एंड देन वो बेलिलियल कॉलेज में गए ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप। एंड उसके बाद इवेंचुअली उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, काफ़ी कुछ इन्होंने लॉन्च किया अपना, हर एक लाइक ईयर में जो भी लिखते थे, लॉन्च नहीं सॉरी लिखते थे। इनकी वो सेकेंड ऑनर्स डिग्री मिली, 2-3 जॉब्स इन्होंने चेंज किए, एंड इवेंचुअली वो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स अपॉइंट हो गए थे। एंड जस्ट आफ्टर दैट ही गॉट मैरिड। उनकी बीवी का नाम था फ्रांसिस लूसी, 6 बच्चे थे। और इसी दौरान जब शादी हुई थी उसके जस्ट बाद जब वो हनीमून पे गए थे, हनीमून पे इंग्लैंड में किसी होटल में थे, होटल के विंडो के बाहर में डोवर बीच दिख रहा था। एंड उस समय बहुत टेंशन का माहौल था फॉर हिम, बिकॉज आई हैव डिस्कस द टेंशन वाला पार्ट, विक्टोरियन एरा एंड एवरीथिंग वाला पार्ट। सो वो बहुत टेंशन में थे। सो इस कारण से वो इस पोम को उस चीज़ से रिलेट करे, जो रिट्रीटिंग टाइड है, जो वेव्स आते हैं, जो टाइड था वहाँ पे पानी का मोशन था, उससे वो रिलीजियस बिलीव्स को कंपेयर करके एक्सप्लेन करते हैं। ओके, एंड फिर इनकी डेथ कैसे मैंने डिस्कस किया, इनके ग्रेट वर्क, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बट ये पोएम्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, पोम्स यू कैन से। ठीक है, तो पोम्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, लिखा इन्होंने बहुत कुछ है, पर इनकी जो पोम्स हैं वो काफ़ी अच्छी रही हैं, काफ़ी फेमस रही हैं। इनकी डेथ भी होती है ड्यू टू हार्ट डिजीज़, हार्ट फेलियर, ये जब ट्राम पकड़ने के लिए जा रहे होते काम की तरफ। ठीक है, नाउ अब हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले, थीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आपसे मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 कॉपी को आप ओपन कर लो, आप एटलीस्ट पॉइंटर्स लिख लो, जैसे यहाँ पे जो मैंने रेड से यहाँ पे हाईलाइट किया है, मेजर पॉइंट्स आप लिख लो। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम हम लोग का डोवर बीच पोम का है, विच इज़ नेचर एंड इट्स मीनिंग। नेचर एंड इट्स मीनिंग, ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है कि मेन थीम हमेशा मैथ्यू आर्नल्ड के पोम्स में नेचर रहता ही है। सो यहाँ पे क्या होता है देखो, टू द पोएट्स ऑफ द विक्टोरियन एरा मैन्स अनईज एंड सफरिंग वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू इग्नोर हिज अटेंशन फ्रॉम नेचर। अनईजीनेस और सफरिंग क्यों होता है, जब आप ना नेचर को इग्नोर करते हो। देखिए, नेचर मतलब स्पिरिचुअलिटी। नेचर आपने सुना होगा कि जब कोई बीमार पड़ता है डॉक्टर उन्हें कहता है कि प्लीज़ जाइए, थोड़ा हवा पानी चेंज करके आइए, आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा एंड ऑल दैट। सो इसका मतलब क्या है कि नेचर हैज़ दैट पावर ऑफ हीलिंग यू। जो मेडिसिन नहीं कर पाते वो नेचर कर सकता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप उसमें से, अगर उस बिलीव्स में से, उस थॉट्स में से अपने आप को निकाल दोगे तो हमारी सफरिंग जायज़ है, हम सफ़र करेंगे। अगर हम उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करेंगे, वो बिलीव इसलिए नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो, वो अपने लिए आप बिलीव करते हो, अपने थॉट्स के लिए, अपने आप को अलाइन रखने के लिए टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, अपने मन को शांत रखने के लिए, राइट। सो क्या हो रहा है, ये विक्टोरियन एरा में इंसान के अनईजी फीलिंग करने का, सफरिंग का कारण एक ही था कि वो नेचर को अटेंशन नहीं पे करता है। मैन ने खुद को एलिनेटेड कर लिया था, अकेला कर लिया था।
अगर अलग शब्दों में कहे तो मैन ने अपनी आंखें जो है जो उससे हटा ली थी इन सब चीज़ों में से। देखिए, द मैन टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द वेरी सेंटर ऑफ हिज ओन मिस्ट्री एंड दस फ्रॉम द क्योर टू हिज डिससैटिस्फैक्शन। हर चीज़ों को वो इग्नोर करने लग गया था। मेनी ऑफ द एराज इंटेलेक्चुअल एडवांसेस, इवोल्यूशनरी थ्योरी, सोशियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, द टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म ऑफ द बाइबल वर द एराज इंटेलेक्चुअल एडवांसेस। देखिए, काफ़ी सारी इंटेलेक्चुअल बातें आई थी कि ये जो बाइबल में लिखा हुआ है या जो इंस में लिखा हुआ है या टेक्सचुअल जो क्रिटिसिज्म है, काफ़ी सारे क्रिटिसिजम्स आ रहे थे उस वक्त, ठीक है। सो दे हैड चैलेंज द एक्सप्लेनेशंस ऑफ रिलीजन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड, इट्स फंक्शन एंड द वे इट वुड प्रोसीड इन फ्यूचर टाइम्स। तो कुछ साइंटिस्ट थे, उसमें से एक साइंटिस्ट का नाम आगे मेंशन भी है, मैं आपको बताऊंगी। सो उस वक्त ना जो बाइबल में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड का ओरिजिन कैसे हुआ था, हम इंसान कैसे आए थे, वो सारी चीज़ों को उन्होंने करारा जवाब दिया था, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया विद साइंटिफिक रीजंस। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है, सब लोग को बिलीव करने लगे कि अगर वो सच है तो बाइबल में जो लिखा है वो सच क्यों नहीं है। आप समझ रहे हो। सो हम सब भी जानते हैं, ठीक है, साइंटिफिक चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स है, बट देर आर फ्यू थिंग्स विच आर बियॉन्ड आर कंट्रोल। ये भी हमें पता है। नेचर जब अपने ऊपर उतरता है तो नेचर अगर कुछ हमारे संग करेगा, सो वी ऑल नो क्या रेपरकशंस होते हैं। सो देर आर सर्टन थिंग्स विच आर बियॉन्ड आर कंट्रोल। आई एम नॉट सेइंग कि आपका कोई सर्टन बिलीफ होना चाहिए, बट वॉट वी कैन डू इज वी कैन एक्सेप्ट एटलीस्ट ईच अदर्स व्यू, बिकॉज आपका व्यूज डिफरेंट है, मेरा अलग है, एटलीस्ट हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये यहाँ पे दिखाया गया कि लोगों का जो ये थॉट्स सब बहुत चेंज हो चुका था रिगार्डिंग फ्यूचर, रिगार्डिंग देयर एग्जिस्टिंग बिलीव्स इन बाइबल जो भी लिखा हुआ था। सो बिकॉज ऑफ द इनकॉन्ट्रोवर्टेबल एविडेंस, पीपल वर स्लोली फोर्स्ड to accept that it was the science that explains and describes nature in the best possible way. So इन्होंने साइंटिफिक रीजन दिया कि रीजंस दिया कि जो नेचर है, ये जो प्लांट्स, ये वो आप जो भी देख रहे हो, इट्स ऑल साइंटिफिक। तो सच थिंकिंग डिड ग्रेट हार्म टू ह्यूमन काइंड। इससे क्या हो गया ना, ह्यूमन काइंड की लाइफ में, ह्यूमन बींग्स की लाइफ में बहुत हार्म हुआ। वाई आई टेल यू, मैं ये नहीं बोल रही कि साइंटिफिक बात एक गलत है, आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बेसिकली हम कहते हैं कि हाफ नॉलेज इज वे टू डेंजरस। हमें जब कोई बीमारी होती है, हम गूगल पे सर्च करते हैं, उस बीमारी का मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम गूगल पे सर्च करते हैं, बड़ी सी बीमारी का नाम आता है, एंड हो सकता है वो एक नॉर्मल बैक पेन हो सकता है वो एक हल्का चेस्ट पेन हो, एंड हम उसमें सामने देखते हैं इतनी बड़ी बीमारी का नाम आ जाता है। दैट मीन्स वॉट, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। सो लोगों को उस वक्त हाफ नॉलेज था, उनको कंप्लीट नॉलेज गेन करने में ही रिलीजियस चीज़ों की, साइंटिफिक चीज़ों की सालों लग जाते हैं, पर वो हाफ नॉलेज के बेसिस पे उन्होंने शिफ्ट कर लिया। तो इससे क्या होगा, सफरिंग होगी ना, आपको हार्म होगा ह्यूमन काइंड को, राइट। साइंस प्रोवाइडेड लेस स्पिरिचुअल कंफर्ट इन कॉन्ट्रास्ट टू रिलीजन दैट प्रोवाइडेड कंटेंटमेंट। पीपल क्वेश्चन देयर बिलीव्स। साइंस आपको वो स्पिरिचुअल कंफर्ट नहीं देता। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रिलीजियस हो या आपका एक पर्टिकुलर कास्ट को या कोई रिलीजन को फॉलो करो, बट हर एक इंसान को स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी आपको एक चीज़ देती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो कंटेंटमेंट तो है, शांति तो है, मतलब आप स्पिरिचुअल रहोगे अंदर से तो आपका मन ग्राउंडेड रहेगा, आप शांत रहोगे। एंड अगर इंसान स्पिरिचुअल ही नहीं है तो क्या होगा, उसका मन अशांत होगा, उसका लाइफ जो है वो कन्फ्यूजन से भरा होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। दैट इज़ वाई यहाँ पे दिखाया गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर कितना ज़रूरी है हमारे लाइफ में, ठीक है। स्पिरिचुअल होना कितना ज़रूरी है हमारे लाइफ में, कि अगर हम स्पिरिचुअल रहेंगे तो हम ग्राउंडेड रहेंगे, हमें क्लैरिटी रहेगा डिसीजन लेने के लिए, हम इतने कन्फ्यूज नहीं रहेंगे, ओके। देखो, इन द साइंटिफिक व्यू द वर्ल्ड वॉज अ किंगडम दैट फेवर्ड नो स्पेशल प्लेस फॉर मैन एज अ रिलीजन promised. Charles Darwin said that man himself was purely the product of evolution. It started to consider man as an opportunistic and successful animal. People were forced to believe that their presence on earth was secured only because they had survived the battle for the survival of the fittest. तो उनको क्या लगा, चार्ल्स डार्विन, एज आई टोल्ड यू, कि उन्होंने बताया कि हम भी जो आए, हम भी एक प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन ही है, यू नो। ऐसा जो भी बाइबल में लिखा है वैसे नहीं आए हैं, ये सब कुछ साइंटिफिकली हुआ था। हम एक अपॉर्चुनिस्टिक, जो ह्यूमन बींग्स है एक अपॉर्चुनिस्टिक है, एंड हम लोग का जो सर्वाइवल है दैट इज बिकॉज ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कौन फिटेस्ट है, वही सर्वाइव कर पा रहा है। सो इन्होंने जो नॉलेज दिया, ठीक है, इस नॉलेज में कुछ गलत नहीं है, बट हाफ नॉलेज लोगों के लिए गलत थी, ओके। सो मेजर ने हमने क्या समझा फर्स्ट नंबर थीम से, दैट इज नेचर एंड इट्स मीनिंग। नेचर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर से जुड़े हुए रहेंगे तो हमारे मन में शांति, पीसफुलनेस हमेशा रहेगा। स्पिरिचुअल रहेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा। मेडिटेट करेंगे सो हम शांत रहेंगे, लोगों से फालतू में झगड़ा नहीं करेंगे, लोगों से फालतू की बातों में हम डिप्रेस नहीं होंगे। दैट इज़ वाई नेचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ फर्स्ट थीम हमारा कंप्लीट होता है। थीम नंबर 2 में आते हैं हम लोग। अच्छा, थीम हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, सो सॉरी। लेट्स रीड द एंटायर थीम. Due to the presence of such deleterious concepts, Victorian poets found the need to alter the entire meaning of nature in poetry. In some ways, the natural world remained unchanged.
Science yet changed man's perception of nature and his place in it. It also changed man's conception of soul and eternal life. जो सोल की बातें होती है, जो लाइफ आफ्टर लाइफ की बातें होती हैं, इंसान का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया था साइंस ने. अगेन हाफ नॉलेज ने, आई वुड से, कंप्लीट नॉलेज ने नहीं, ठीक है. The mindful speaker in Dover Beach genuinely notes the glimmering and vast cliffs and sweet night air. He also observes the calm sea with tides and moonlight reflecting on it. At the same time, the speaker acknowledges that nature's beauty hardly hides its darkness. In the end, the speaker describes the world as a darkling plain. The disturbing noise on the shore reminds him of the fruitless struggles of the man against the force of decay and competition. ठीक है, ये पार्ट मैं आपको इसलिए नहीं एक्सप्लेन करूँगी बिकॉज ये हम पोएम में इन डेप्थ एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे. अगर मैं एक एक वर्ड यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगी तो वो सीक्वेंस पूरा आपका डिस्टर्ब हो जाएगा. वो पढ़ते ही आपको ये 4 लाइन भी समझ में आ जाएगा. सो फर्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था नेचर और उसका मीनिंग. ठीक है, जहाँ नेचर है, जहाँ प्रकृति है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी है, वहाँ भगवान तो होने ही है. सो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, गॉड एंड रिलीजन. आप कनेक्शन देख रहे हो थीम्स में आपस में. सेकंड है गॉड एंड रिलीजन. डोवर बीच में जो साउंड है सी का, वो रिमाइंड करता है स्पीकर को वो एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी. एब एंड फ्लो मतलब अप्स एंड डाउन्स हमारी जिंदगी के. स्पीकर हमारा एक कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करता है बिटवीन द डेज ऑफ बिलीफ ऑन द पास्ट एंड द स्केप्टिकल डेज ऑफ द प्रेजेंट एज. मतलब पास्ट में हम कितना भगवान पे भरोसा करते थे और आज देखो, आज मतलब उनके हिसाब से आज लोग नहीं बिलीव कर रहे हैं. पहले जो सी ऑफ पे फेथ था वो काफ़ी काम था, फुल था, मून भी क्लियरली दिखता था, जिससे होप दिखता था. लाइक गाइज, होप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स होप अगर आपको रहेगा, सब होप से ही हम सस्टेन कर पा रहे हैं. इनफैक्ट जब कोविड भी आया था, आप इमेजिन करो हम सबको क्या चीज़ थी जो एक मन में थी जिससे हम आगे बढ़ पाए. दैट वॉज होप कि नहीं, आज का दिन खराब है, हो सकता है ये 1 महीना रहेगा पर अगले महीना फिर ठीक हो जाएगा. एवरीथिंग विल गेट बैक टू नॉर्मल सी. इस 2 सालों में हमने वो होप के बेसिस पे ही अपनी लाइफ जी है. राइट. सो यहाँ पे वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा. तो ये सारी पॉइंट्स है. बाउंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर नॉट विदाउट द ब्यूटीफुल एंड ब्राइट कवरिंग दैट द सी प्रोवाइडेड वंस. द वर्ल्ड इज नो लॉन्गर एनवेलप्ड इन ब्यूटी, इट इज नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड. मैं आपको इन डेप्थ यहाँ पे भी नहीं बताऊंगी मीनिंग, बिकॉज फिर लाइन बाय लाइन हम सब कुछ सीखेंगे एकदम डिटेल में. सो यहाँ पे लेंदी करके फ़ायदा नहीं है. कहने का मतलब है गॉड एंड रिलीजन से पर्टिकुलरली मतलब है स्पिरिचुअलिटी का. ठीक है, आपको पता होगा कि लोग रूल्स नहीं फॉलो करते, बल्कि स्पिरिचुअल बुक्स में अगर कुछ लिखा होता है कि आपको दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए, दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए, वो लोग बाय हार्ट फॉलो करते हैं. सो क्या होता है, स्पिरिचुअल बुक्स एक पाथ दिखाता है लोगों को. अगर लोग उस पर ही भरोसा करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, लोगों को किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, फियर नहीं रहेगा. कुछ भी गलत काम करने से उनके मन में कोई भी हिचकिचाहट नहीं रहेगी. राइट. सो गॉड एंड रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट हमने पार्ट क्या पढ़ा, यहाँ पे देखिए सेकंड थर्ड लास्ट लाइन में, फेथ इन गॉड एंड रिलीजन इज गॉन एंड इट हैज़ टेकन अवे विद इटसेल्फ ऑल द जॉय, लव, लाइट, सर्टिट्यूड. ये हम पढ़ेंगे पोम में. तो पोएट्री कहने का मतलब है, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, अगर आप नेचर लवर नहीं हो, अगर आप गॉड पे बिलीव नहीं करते, गॉड मतलब एक शक्ति जो ऊपर है, जो हम सबको देख रहे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, अगर हम उस पर बिलीव नहीं करते सो हमारी लाइफ में सफरिंग्स वगैरह आएंगे, बिकॉज फिर हम होपफुल नहीं रहेंगे. अगर ऊपर कोई है नहीं देखने वाला, सपोज कीजिए, तो आपका होप ही खत्म हो जाएगा ना कि आज हमारे संग गलत हुआ है पर कल अच्छा होगा बिकॉज ऑलमाइटी देख रहे हैं हमें. राइट. सो ह्यूमन सफरिंग ही आने वाली है. आई होप यू गेट द पॉइंट. अब जहाँ पे नेचर है, जहाँ पे भगवान है, वहाँ पे अगर आप भगवान पे भरोसा नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा, तो क्या होगा, थर्ड पॉइंट है हमारा ह्यूमन सफरिंग. उससे आप रिलेशन देख रहे हो, आपको याद करने का दरकार भी नहीं है, ये फ्लो में याद हो जाएगा आपको. नंबर 1 पॉइंट हमने क्या पढ़ा, गॉड. नंबर 1 पॉइंट हमने पढ़ा, नेचर एंड इट्स मीनिंग. नेचर और उसका ट्रू मीनिंग था स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल होना. जहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात आएगी वहाँ भगवान की बात आएगी. तो पॉइंट नंबर 2 है गॉड एंड रिलीजन. एंड जो इंसान गॉड रिलीजन पे बिलीव नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू पोएट मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, थर्ड थिंग ह्यूमन सफरिंग आ जाएगी. इंसान की जिंदगी में वो सफरिंग स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज हम होपलेस हो जाएंगे. जहाँ हम होपलेस हो जाते हैं वहाँ हम गिव अप कर देते हैं. राइट. सो दैट इज़ वाई, इसकी वजह से थर्ड पॉइंट है हमारा ह्यूमन सफरिंग. सीक्वेंस आप देख रहे हो, आपको बिल्कुल मगअप करने का जरूरत नहीं है. आप मेरे संग अगर पूरा ऑडियो सुनोगे आपको इवेंचुअली सब कुछ याद होगा. डोंट वरी, मैं इस पूरे पोम को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी ताकि आप घूमते फिरते इसको अच्छे से पढ़ पाओ एंड यू विल बी डन विद इट. Human suffering. Despite its appealing and dignified opening, there occurs a quick transition in the tone of the speaker. ठीक है, अगर इसमें भी मैं आपको वर्ड्स बताऊँ जो हमारा कॉमन थीम है विच इज़ ह्यूमन सफरिंग, इसमें कुछ वर्ड्स भी यूज़ हुए हैं पोम में, लाइक द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस एंड ऑल दैट वर्ड्स भी यूज़ हुए हैं, लेकिन आपको वो अभी तक समझ में नहीं आएगा. ठीक है, जब तक आप वो नहीं पढ़ोगे ना पोम तो आपको नहीं समझ में आएगा. पोम पढ़ते पढ़ते आई कैन गारंटी यू आप ये सारा थीम खुद अपने मन में डिकोड करोगे. अच्छा, ये वाली लाइन में मैम ने ह्यूमन सफरिंग हाईलाइट किया, अच्छा इस लाइन में मैम ने नेचर हाईलाइट किया, अपने आप आपको समझ में आएगा. सो ह्यूमन सफरिंग आप इन नटशल ये समझ लो कि जो इंसान गॉड एंड रिलीजन पे बिलीव नहीं करता है, जो स्पिरिचुअल नहीं होता है, उसकी ज़िंदगी में सफरिंग आनी ही आनी है बिकॉज वो इंसान होपलेस हो जाता है. ठीक है, अब आते हैं हम
देखो यहाँ पे मैंने सेकेंड लास्ट पॉइंट यूज़ किया, लव। जब ज़िंदगी इतनी ख़राब हो जाती है, हमारे लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आते हैं, अप्स डाउन्स, मॉनिटरी वाइज हम ठीक नहीं चल रहे होते, मन अच्छा नहीं होता है, सो लव जो है ना, अकॉर्डिंग टू पोएट यहाँ पे लव इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। एंड नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू द पोएट, आप देखो मैंने भी इस थीम को लास्ट के लिए रख के रखा था, आई मीन सेकंड लास्ट के लिए रख के रखा था, क्योंकि पोएट ने भी अपने पोम में लास्ट में लव को लेके आया है। वो लव के बारे में लास्ट में डिस्कस करते हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में सब कुछ अप डाउन चल रहा हो, सब कुछ ख़राब चल रहा हो, लव इज़ आर लास्ट रिजॉर्ट। लव वो एक लौती चीज़ है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एटलीस्ट सस्टेन करने के लिए हेल्प करेगी। अगर सब कुछ ख़राब हो जाए तो लाइफ में, सब कुछ इधर उधर मेस्ड अप हो जाए तो, ठीक है। सो जैसे कि आप समझो ना, आप जब कोई फ़ोन खरीदते हो, फ़ोन में कुछ इनबिल्ट ऐप्स होते हैं, राइट, तो वो लव है। लव कम्स टू अस नेचुरली, वो हमारे अंदर ऑलरेडी होता है। फॉर हेट वी हैव टू डाउनलोड हेट, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू डाउनलोड न्यू ऐप्स। तो hate is exactly like that. To hate someone you need a reason, but to kind and to lovable to people you don't need any reason. That is already there inside you. वो आपके अंदर already है। यहाँ पे पोएट उस फैक्टर को हाईलाइट करते हैं कि लव कम्स टू अस नेचुरली, लव इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। अपनी बिलवेड वाइफ को बोलते हैं लास्ट में कि अगर सब कोई हम लोगों से, लाइक दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, लेट्स बी ट्रू टू ईच अदर। हम दोनों कम से कम एक दूसरे के साथ लॉयल रहेंगे, कमिटेड रहेंगे, तो लाइफ हमारी ईजी रहेगी। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, पॉइंट नंबर 5 है हमारा एंटी मॉडर्नाइजेशन। पॉइंट नंबर 5 है हमारा एंटी मॉडर्नाइजेशन, नॉट एंटी मॉडर्नाइजेशन, जो तुम लोग अभी तक पढ़ रहे हो बार बार। इनका पूरा मेजर थीम जो है इस पोम का, दैट इज एंटी मॉडर्नाइजेशन। लाइक आई हैव अ हैबिट ऑफ कॉलिंग एंटी, सो इट्स लाइक दैट, बट प्लीज इग्नोर द फैक्ट। चलो, सो एंटी मॉडर्नाइजेशन इज व्हाट, आप क्लियरली समझ रहे हो। मैंने आपको शुरू में बताया था, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो जल्दी से मॉडर्न हो जाते हैं, एक नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एंटी मॉडर्नाइजेशन क्या डिपिक्ट कर रहा है, उस लाइक ग्रुप ऑफ पीपल को डिपिक्ट कर रहा है, लाइक उस सेक्शन ऑफ पीपल को जो मॉडर्न हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट हो आप। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को भूल भाल के एकदम ही मॉडर्न हो जाओ, ठीक है। यू हैव टू बैलेंस इट आउट। एंड आजकल हर बच्चे, हर कोई बैलेंस आउट करते हैं। बाहर घूमने जाते हैं तो हम एंजॉय भी करते हैं, पर घर में पूजा होती है तो हम पूजा भी करते हैं। सो इट्स लाइक दैट एंटी मॉडर्नाइजेशन मतलब। पर उस ज़माने में क्या हो रहा था ना, हाफ नॉलेज वाली थिंग थी, तो सबके सब अपने रिलीजियस बिलीव्स को छोड़ छाड़ के एकदम आगे बढ़ गए थे, क्योंकि उनके पास फैक्ट्स नहीं थे। दे थॉट कि उनको गुमराह किया जा रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। सो पोएट का ये पूरा पोम ही एंटी मॉडर्नाइजेशन की थीम के ऊपर डिपेंड करता है, विच इज़ क्लियरली एविडेंट अभी तक जितना हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से। सो अब आपको पीछे जाना ही नहीं है, आप बिना पीछे जाए पूरा थीम रिवाइज करिए। थीम नंबर 1 क्या था, नेचर एंड इट्स मीनिंग। नेचर और उसका ट्रू मीनिंग क्या है, स्पिरिचुअलिटी। पॉइंट नंबर 2 का मीनिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग। पॉइंट नंबर 2 है हमारा, सो सॉरी फॉर द वॉइस। पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है, जहाँ नेचर है, जहाँ स्पिरिचुअलिटी है, वहाँ भगवान भी होंगे, गॉड एंड रिलीजन भी होगा। और जो भगवान पे विश्वास नहीं करेगा उसकी ज़िंदगी में ह्यूमन सफरिंग आएगा। थीम नंबर 3 हो गया। लेकिन जब सब कुछ खराब चल रहा हो ज़िंदगी में, एक चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, वो है लव। लव इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, लव कम्स टू अस नेचुरली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटी मॉडर्नाइजेशन, जिसके ऊपर पोएट कंप्लीटली एंटी मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट, ही वॉज इन फेवर ऑफ एंटी मॉडर्नाइजेशन, मतलब कि एंटी थे, अगेंस्ट थे, अगेंस्ट पार्टी में थे कि इतना भी मॉडर्न नहीं होना चाहिए हमें कि हम अपनी लेगेसी, हम अपने रूट्स को भूल जाएं और उसको डाउट करने लगे, ठीक है। तो इट्स लाइक वी शुड बैलेंस इट आउट। तो ये मेजर हमारा 5 थीम था, और मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में हमने इन डेप्थ में डिस्कस किया है। सो गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और जल्द से जल्द अपलोड करके दूंगी, बट टिल देन आपका होमवर्क यही है कि इन 5 थीम को आप कॉपी में लिखो, सॉल्व करो, एंड मुझे आप मेल करो। मैं अपना मेल आईडी नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दूंगी। ऑल्सो अगर आप कोलकाता से हो, तो हमारा सेंटर का जो फुल नेम है दैट इज़ बाल किशन सिंघानिया क्लासेस। हमारे 3 फंक्शनल सेंटर्स हैं इन कोलकाता। 1 इज़ इन बांगूर एवेन्यू, अदर इज़ इन चिनार पार्क, 3rd इज़ इन काकरुगाची। एंड तीनों ही एकदम मेन रोड पे हैं, बहुत दूर नहीं है। ऐसा कुछ आपको एड्रेस में प्रोवाइड कर दूंगी इफ़ यू वांट। सेकेंडली, मैं नीचे हमारी कोऑर्डिनेटर का जो नंबर है रिया का, उसका कोऑर्डिनेटर का नंबर भी दे दूंगी, और हमारे ऑफिस का, लाइक बीकेएस ऑफिस का नंबर। सो आप वहाँ कॉन्टैक्ट करके एडमिशन के लिए बात कर सकते हो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड। हमारे यहाँ पे क्लास 3 से लेके सीए तक की टोटल पढ़ाई होती है। यू आर मोस्ट वेलकम। एडमिशंस आर गोइंग ऑन राइट नाउ फॉर 2023 बैच, एंड हर एक क्लासेस का डेमो प्रोवाइड किया जा रहा है। आप डेमो क्लासेस लो एंड देन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं। अगर आप कोलकाता के स्टूडेंट्स हो तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, अभी आना चाहिए, बिकॉज अभी हमारा कुछ लाइक ऑफर्स भी चल रहे हैं। लाइक अगर आप ऑल सब्जेक्ट्स लेते हो या फुल ईयर का करते हो, तो यू कैन गेट टू नो अबाउट दैट फ्रॉम आवर कोऑर्डिनेटर फॉर श्योर। सो येस,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 के लिए मैं आप वेट करो, पार्ट 2 में जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी, विद इन अ डे और 2 आई विल अपलोड। एंड पार्ट 3 जिसमें Q&A डिस्कस होगा वो भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। हो सकता है 4 पार्ट्स में भी हो ताकि आप सुन पाओ उसको, बट श्योरली होने वाला है। थैंक यू सो मच माई लवली लवली स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव।